सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दिन हमने आप सभी को हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ को किस तरह से दोहराना है बताया था और आज आप सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे कि पाठ को किस तरह से बेहतरीन ढंग से दोहराएं ताकि पाठ अधिक से अधिक पाठ की बातें याद रहें। आइए उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण को चुना है और आपको इस पाठ के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से पाठ को दोहराना है। तो विद्यार्थियों, आप सभी पहले ही इस पाठ को पढ़ चुके थे और आप सभी सीख चुके थे। मैं एक बात आपको पुनः बताना चाहूँगा कि आप कोई भी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक देखेंगे तो उस पाठ्यपुस्तक में भाषा और व्याकरण के अंतर्गत इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है या यही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। उन बातों को सुने और समझें। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। तो आज हम सभी क्या सीखेंगे? तो भाषा की परिभाषा व प्रकार। क्या सीखेंगे? भाषा की परिभाषा व प्रकार की भाषा। दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है बोली, चौथा है लिपि और पांचवा है व्याकरण व उसके अंग। विद्यार्थियों, हर एक व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में, हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में भाषा और व्याकरण पाठ के अंतर्गत इन्हीं बातों का उल्लेख किया जाता है। तो आप सभी अभी से इन बातों को समझ लें व सीख लें ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमारे साथ सीखते भी चलेंगे। तो आप ध्यान करेंगे कि क्या क्या भाषा और व्याकरण पाठ के अंतर्गत बताया जाता है। भाषा की परिभाषा व प्रकार कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार हैं। तो मौखिक, सांकेतिक और लिखित भाषा। इसके बाद है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग हैं। तो अगर विद्यार्थियों आप सभी पाठ के अंत में या पाठ को पढ़ने के पश्चात इन बातों को सीखने में सक्षम हैं तो आप यह समझिए कि आपको पाठ भली भांति याद हो चुका है या आप पाठ को अधिक से अधिक सीख चुके हैं। अगर आप सीखने में सक्षम नहीं हैं तो आप पुनः पाठ को दोहराएं। यदि आपने सीख लिया है तो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लिख सकते हैं या बता सकते हैं। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। आइए देखते हैं। तो भास धातु का अर्थ है, भास शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों बोलना या कहना। क्या अर्थ है? बोलना या कहना। आप सभी समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे उसकी बात, अध्यापिका की बातों को सुन रहे हैं। जिन बच्चों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं या बातें सुनने के पश्चात जो पढ़ा रही है अध्यापिका, उस विषय में जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वह बारी बारी से हाथ उठा करके बच्चे हाथ उठाते हैं और अध्यापिका उनके प्रश्नों को सुनती है तथा उन्हें जवाब देती है या उनके प्रश्नों के उत्तर देती है। विद्यार्थियों, यह भाषा का जो था कौन सा रूप था? तो यह भाषा का मौखिक रूप है कि यानी बोलचाल के द्वारा अध्यापिका अपनी बातों को बच्चों को बता रही है और बच्चे को जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं वो बोलचाल के द्वारा
अध्यापिका से पूछ रहे हैं। तो इस तरह से यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों, अच्छा भाषा के मौखिक रूप में हुआ। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक बालक है जो लिख करके अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहा है, और दूसरा उसके भावों और विचारों को पढ़ करके समझेगा। तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। और यहाँ आप देख रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर हैं और यह किस तरह से अपनी बातों को बता रहे हैं। पहला कह रहा है जो आंख बंद किए हुए हैं कि हम बुराई को नहीं देखेंगे। दूसरा जो कान बंद किए हुए हैं वह इस बात को प्रकट कर रहा है, यह बताना चाहता है कि हम बुरा नहीं सुनेंगे। और तीसरा जो मुंह बंद किए हुए हैं यह सीख दे रहा है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेंगे। तो विद्यार्थियों इस तरह से पहला जो चित्र था वहाँ पर आपने देखा कि मौखिक भाषा थी और दूसरे चित्र में लिखित भाषा के बारे में बताया गया है और यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण था। आप सभी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यार्थियों आइए देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं जानते हैं। विद्यार्थियों आप सोचें, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती और दूसरा मान लीजिए हमें तमिल नहीं आती, हम तमिल नहीं बोल पाते, और दूसरा जिसे तमिल आती है वह तमिल बोल रहा है और वह अपने भाव और विचारों को, अपनी बातों को हमें बता रहा है। तो क्या हम उसकी बातों को समझ पाएंगे? नहीं, हम उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह हमें हिंदी आती है और उसे हिंदी नहीं आती, हम अपनी बातों को उससे हिंदी में बताएंगे या हिंदी भाषा में बताएंगे तो क्या वह हमारी बातों को समझ पाएगा? नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्यों जरूरी है। भाषा विद्यार्थियों भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए और दूसरे की बात को स्वयं समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं जानते हैं। प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो विद्यार्थियों भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। आइए देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप। विद्यार्थियों जब हम किसी से बात करते हैं तो वह वार्तालाप कहलाता है। टेलीफोन पर बातचीत करना, दूरदर्शन, भाषण, नाटक और रेडियो, ये सभी विद्यार्थियों मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यानी रेडियो का सुनना भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो ये भी मौखिक भाषा है।
दूरदर्शन में देखते हैं कि वो बोल रहे हैं तो वह भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है, और भाषण देना भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। अगला है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे विद्यार्थियों लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने विचारों को अभ्यास पुस्तिका में लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उन्हें पढ़ करके समझता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। अध्यापक उसी आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर की जांच करता है। तो यह भाषा का एक लिखित भाषा का उदाहरण है। जैसे पत्र, लेख, समाचार पत्र, पुस्तक और कहानी, जो पुस्तकों में कहानियाँ लिखी होती हैं, ये सभी लिखित भाषा का उदाहरण है। अगला है विद्यार्थियों, लिखित भाषा की विशेषता क्या होती है? कि लिखित भाषा, विद्यार्थियों लिखित भाषा की विशेषता, लिखित भाषा की यह विशेषता होती है कि यह स्थायी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। अब स्थायी कैसे होती है? आपने सुना होगा, यानी इतिहास की जो घटनाएं हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, या रामायण या महाभारत, रामायण की जो कथाएं हैं, यह एक पुस्तकों के माध्यम से पुराने समय से पुस्तकों में लिखी गई है कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, और उन्हीं घटनाओं को आगे तक इन्हीं के माध्यम से उन घटनाओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह से भाषा, लिखित भाषा स्थायी होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। अगला है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं और दूसरा उसे देखकर समझता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा आजकल तो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों चौराहे पर एक सिपाही रहता था। वह सीटी बजा देता था और हाथ दिखा देता था, तो उसके हाथ दिखाने से वाहन रुक जाते थे और जिधर चलने के लिए संकेत देता था वाहन चलने लगते थे। इस तरह से वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। मूक बधिरों का वार्तालाप। मूक का अर्थ है विद्यार्थियों बोल ना पाने वाला, और बधिर का अर्थ है जिसे सुनाई नहीं देता। मान लीजिए जो बोल नहीं पाता तो उसे हम संकेतों के माध्यम से बात करेंगे, तो जो बोल नहीं पाता उसे संकेतों के माध्यम से, और जिसे सुनाई नहीं देता उससे भी संकेतों के माध्यम से बात करते हैं कि क्या खाना चाहते हैं, तो संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। और जिसे सुनाई नहीं देता उससे भी संकेतों के द्वारा बात करते हैं। विद्यार्थियों आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह क्या है। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा जिन्हें दिखाई नहीं देता उनको पढ़ने के लिए या उन्हें पढ़ाने के लिए इस तरह के अक्षरों को इन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ लिखा हुआ है और नीचे संकेत बनाए गए हैं। ये संकेत उभरे हुए होते हैं, और जो अंधे होते हैं या जिन्हें दिखाई नहीं देता वो इन संकेतों के ऊपर हाथ को रखते हैं और उसके आधार पर उन्हें बताया जाता है कि यह कौन सा अक्षर है, और इस आधार पर वह पढ़ते हैं। तो इसे विद्यार्थियों ब्रेल लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि, जिसकी खोज विद्यार्थियों लुई ब्रेल ने की थी। ये लुई ब्रेल जो थे ब्रेल लिपि के जनक थे, अर्थात जन्मदाता थे। आइए आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। तो विद्यार्थियों राष्ट्रभाषा जो है अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो विद्यार्थियों देश में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है।
अब मान लीजिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है, क्योंकि हिंदी अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला है विद्यार्थियों बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली के उदाहरण हैं अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज। विद्यार्थियों, आप अगर इधर मथुरा वृंदावन की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि लोग ब्रज बोलते हैं, और इधर बिहार की तरफ भोजपुरी बोली जाती है। इस तरह से ये जो हैं अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज, ये बोली के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? बोली के उदाहरण हैं। अगला है विद्यार्थियों लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आइए देखते हैं, ये भाषा हैं एक तरफ और उनकी लिपियां दी गई हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, तथा पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। अब विद्यार्थियों बात है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है, यहाँ विद्या 2 बार लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा हम यह सीखते हैं कि भाषा को किस तरह से सही ढंग से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है व बोला जाता है। तो व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, यहाँ पर व्याकरण के अंगों के बारे में बताया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार, यह जो है विद्यार्थियों व्याकरण के अंग हैं। तो आप सभी ने पढ़ा और समझ लिया होगा। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। विद्यार्थियों, प्रश्नों को करने से पहले, उत्तर लिखने से पहले हमें निर्देशों को भली भांति पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्देशों को नहीं पढ़ते और सीधे उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। उत्तर एक वाक्य में बोला गया तो उत्तर एक शब्द में लिख देते हैं, उत्तर एक शब्द में कहा गया तो उत्तर एक वाक्य में लिख देते हैं। इसलिए निर्देश पढ़ना बेहद जरूरी है। तो का नंबर है भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। तो उत्तर एक शब्द में लिखना है तो क्या लिखेंगे? केवल बोली। कार्य करना नहीं है विद्यार्थियों, ये मौखिक प्रश्न है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। दूसरा प्रश्न है भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों में 2 निर्देश दिए जाते हैं। अब निर्देश अगर आपको दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखें, तब आपको विकल्प लिखना जरूरी होता है। अगर आपको निर्देश दिया गया दिए गए विकल्प में से सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं, तो आपको विकल्प के सामने सही का निशान लगाना चाहिए। तो आप ये देखते हैं भाषा के कितने रूप हैं। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि भाषा के 3 रूप हैं या 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सही उत्तर क्या है? यहाँ पर का नंबर सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों भाषा और लिपि का कौन सा जोड़ा गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे विकल्प में जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, सही है उत्तर। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और पंजाबी की देवनागरी जो कि गलत है। पंजाबी भाषा की लिपि विद्यार्थियों गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी है। तो गलत कौन सा विकल्प है? यह गलत है। आप सभी समझ गए होंगे।
विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो आप सभी को मालूम होगा 5 नवंबर 1949। गलत है विद्यार्थियों। तो फिर क्या ख नंबर विकल्प सही है? नहीं विद्यार्थियों, ग नंबर विकल्प सही है। 14 नवंबर 1949 को भारत के राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया, यानी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो विकल्प कौन सा सही है? तो विकल्प ग नंबर सही है। यह विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा भाषा का उदाहरण नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि इसमें से विद्यार्थियों संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ये सभी भाषाओं के उदाहरण हैं, जबकि ब्रज भाषा नहीं है, यह एक बोली का उदाहरण है। तो सही उत्तर इसमें क्या है विद्यार्थियों? तो सही उत्तर है यहाँ पर होगा, यहाँ पर सही उत्तर है ब्रज। तो विद्यार्थियों अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हम लिख रहे हैं या आप लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी विकल्पों को पढ़ें और यह निश्चित करें कि कौन सा विकल्प उचित है। ऐसे आधार पर उत्तर लिखना जरूरी है। पहली बात तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसके पश्चात ही उत्तर दें। आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर जो है विस्तार रूप में लिखे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बोली व लिपि में क्या अंतर है? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो बोली और लिपि में यही अंतर है। भाषा किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। विद्यार्थियों व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखा जाता है। तो विद्यार्थियों आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले, कोई भी परीक्षा है तो प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें तथा बताए गए निर्देश के अनुसार ही कार्य करें। अगर उत्तर एक शब्द में लिखने के लिए कहा गया है तो एक शब्द में लिखें। अगर सत्य असत्य लिखने के लिए कहा गया है तो सत्य असत्य लिखें। अगर टिक करने के लिए कहा गया है, सही गलत का निशान लगाने के लिए कहा गया है तो सही गलत का निशान लगाएं। निर्देशों को पढ़ेंगे, इसके पश्चात ही उत्तर लिखते हैं। निर्देशों को पहले पढ़ते हैं तथा बताए गए निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। बाय, फिर मिलेंगे।